अब आ चुके हैं हम यूपी में। जब यूपी में आते हैं तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वहां पे एचबीटीयू कानपुर का नाम जरूर आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एचबीटीयू कानपुर के बारे में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे एडमिशन्स किस तरीके से होते हैं हम ये भी बात करेंगे, साथ ही साथ इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कितनी फीस हमें लग जाएगी, यानी कितना खर्चा बैठेगा इस पूरे कॉलेज के 4 साल के दौरान, तो हम ये भी बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, लास्ट में इस कॉलेज को लेने की अच्छाइयाँ क्या है यानी कि प्रोज क्या हैं, और इसमें क्या लेने के कुछ नुकसान भी है तो वो भी बात करेंगे कि क्या कौन से इस कॉलेज को लेने के। तो ओवरऑल सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे ये सारी चीज क्लियर हो जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर पूरे यूपी में या इंडिया में अगर कोई भी काउंसलिंग कर रहे हो और बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए अभी से जब तक कॉलेज नहीं पहुंचोगे तब तक आपके लिए वीडियो आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एचबीटीयू कानपुर जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1921 में, तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज इसे हो चुका है, तो इसीलिए इसका एलुमनाई नेटवर्क ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका आपने नाम सुना होगा वो सब यहाँ से हैं, पढ़े हुए हैं। इसकी बात करें तो यहाँ बेसिकली 2 कैंपसेस हैं। एक मेन कैंपस है जो कि ईस्ट कैंपस इसका नाम कहा गया है, डेट इज 77 एकड़्स का रहने वाला है, जो कि मेन कैंपस है। इसके अलावा एक जो है दूसरा कैंपस भी है जिसका नाम वेस्ट कैंपस कहा गया है, 252 एकड़्स का रहने वाला है, तो दूसरा वाला कैंपस ज़्यादा बड़ा रहेगा। ये गवर्नमेंट है और इसका पूरा नाम जो है हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। तो देखो अभी मैं इसका बताऊंगा कैसे क्या एडमिशन, क्योंकि इस साल हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये आप लोग कैंपस की फोटो देख सकते हो किस तरीके की फोटो है। साथ ही साथ अगर मुझे कुछ वीडियोस भी मिलेंगी तो मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा। आगे बढ़े तो आ जाता है रैंकिंग। तो देखो इसको कोई रैंकिंग बेसिकली अवेलेबल है ही नहीं इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग, तो मान के चलो कि 300 से ज्यादा ही होगी, यानी कि है ही नहीं तो फिर बहुत ज्यादा होगी, राइट। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द एडमिशंस। तो एडमिशंस इसके कैसे होंगे तो ये अच्छे से सुनना। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको जेई मेंस का एग्जाम आपने दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हो तो जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें जो है काउंसलिंग अभी तक पिछले ईयर तक इसकी एचबीटीयू खुद से ही काउंसलिंग कराता है, यानी कि सोचो कि एचबीटीयू खुद है, ठीक है, और वो खुद से ही काउंसलिंग कराता है। जैसे एक है यूपीटीयू जिसके अंदर सारे यूपी के कॉलेजेस आ जाते हैं, लेकिन एचबीटीयू अपना खुद का ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसी ट्रिपल एमयूटी वो भी खुद का ही कराता है। बट हो सकता है इस साल से कुछ ऐसा भी नया आ जाए जिसमें कि एक ही काउंसलिंग हो पूरे यूपी के लिए, और एचबीटीयू भी उसमें मर्ज होकर के, ट्रिपल एमयूटी ये सब मर्ज होकर के एक ही काउंसलिंग हो। तो हो सकता है ऐसा भी हो, बट अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी मान के चलते हैं कि एचबीटीयू खुद से ही काउंसलिंग कराएंगे। इसमें क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहनी चाहिए। यहाँ पे 55% मार्क्स आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। कितना? 55% मार्क्स फॉर द जनरल एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 50% मार्क्स बस आपको चाहिए, यानी कि 5% कम चाहिए होगा एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए तो ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे भी काफी सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कि अगर आप मैं नाम लूँ तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे अगर आपके पास बायोलॉजी थी क्लास 12 में तो फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी नीचे की भी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे बच्चे वो भी लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं जाती। वैसे देखोगे तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सही है। लेदर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो अच्छी ब्रांच आती है, कोर ब्रांच है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, देख रहे हो तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेस में थोड़ा सा सही से चॉइस फिलिंग सब करना, तो उसके बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े तो आ जाता है फीस स्ट्रक्चर की, क्या कुछ खर्च हमें बैठने वाला है अगर हम लोग इसमें लेने की सोच रहे हैं, एडमिशन लेने की सोचें अगर हम लोग। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस आपको थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में बहुत सारी अलग फीस होती है, अदर फीसेस होती हैं, वन टाइम फीस होती है जो कि रिफंडेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे 5000 देख सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फीस होती हैं फर्स्ट ईयर में। तो आपको 1,35,000 रुपीज़ लगेगा पहले साल में, 1,35,000। सेकेंड ईयर से थोड़ी फीस कम हो जाएगी एंड यू ओनली हैव टू पे 1,27,000 रुपीज़, बस 1,27,000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो टोटल कॉलेज की फीस की बात करें तो
5,20,000 यानी कि 5,20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आप इसके HBTU के आसपास ही रहते हो, रोज आ जा सकते हो, तब तो फिर खर्च इतना ही बैठेगा, 5,20,000 ही। लेकिन अगर आप लोग ऐसा हो कि बहुत सारे बच्चे, यूपी बहुत बड़ा है तो बहुत सारे बच्चे दूर से आएंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग हॉस्टल भी लेंगे। तो हॉस्टल की फीस मैं बता देता हूं, तो पर ईयर की हॉस्टल की फीस आपकी 21,250 रुपीज लगेंगे, और अदर फीस भी यहाँ पे 3,750 रुपए, मेस का चार्ज रहता है साल का 36,000 रुपए। टोटल बात करें तो टोटल आपके 4 साल में 2,44,000 यानी कि 2,44,000 रुपीज आपके लगने वाले हैं। ठीक है, टोटल इतना, यानी कि टोटल खर्च में आपको बता दूं तो अगर इस कॉलेज में आने की सोच रहे हो तो 7 to 8 लाख रुपीस आपको चाहिए होगा। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तब तो आना ही, क्योंकि ऑब्वियसली आप कर लोगे, क्योंकि इतना हर इंजीनियरिंग कॉलेज का ही ऐसा सीन है, तो इसलिए जाकर के आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आगे बढ़े तो आ जाता है फी वेवर। तो फी वेवर्स की बात करें, यानी कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे ये लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर वाली एक सीट होती है जिसका नाम TFW कहते हैं, ठीक है, या FW चॉइस फिलिंग में शो होता है, राइट। तो FW सीट अगर आपको मिल जाती है, देन आपका पूरा का पूरा जो 100% ट्यूशन फीस है वो माफ कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा 100% ट्यूशन फीस। तो मान लो इसकी ट्यूशन फीस 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली है, तो अगर इसकी फीस टोटल 1,27,000 है तो 1 लाख आपका कम हो गया, बस आपको 27,000 रुपीज ही पर ईयर का देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए काफी अच्छी रैंक भी चाहिए होती है, ये इंपॉर्टेंट है। FW सीट लेने के लिए जो क्राइटेरिया, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, यूपी गवर्नमेंट निकालती है। इसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के जैसे ही आपको पता चलेगा तो उनके पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे तो कुछ 40,000, 50,000, 30,000 कुछ भी आप लोग ग्रैब कर पाओगे। तो उसके लिए अप टू डेट रहोगे, और गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि हर साल दे ही, ठीक है, ये सब भी होता है, तो फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो आ जाता है प्लेसमेंट्स की। अगर हम यहाँ आते हैं, 7-8 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं, तो क्या प्लेसमेंट जाएगी। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 23 LPA गया हुआ है 2023 में, ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज 2022 में 44.5 गया हुआ था, ठीक है। पिछले साल से हाईएस्ट पैकेज तो थोड़ा कम हो गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.37 LPA है, राइट, और इसका मीडियन पैकेज जो है 7.5 LPA 2022 में। तो देखो इसका एवरेज पैकेज भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, एवरेज पैकेज अब 8.22 LPA ही है, तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट तो होता है किसी किसी साल। मान लो बच्चों ने ज़्यादा उतने अच्छे बच्चे नहीं थे, जिस वजह से कंपनीज तो विजिट करी, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तो बच्चों को मिली, लेकिन वो लोग ग्रैब नहीं कर पाए, जिस वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट का भी थोड़ा सा बेकार हो गया। तो 9.3 से 8.22 LPA पे आ गया है। मीडियन पैकेज 7.5 LPA था 2022 में, जो कि मीडियन पैकेज भी कम घट के आ गया है 7.25 LPA पे, ठीक है। एवरेज जो CSE का पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, 10.9। तो अगर आपको CSE जैसी ब्रांचेस मिल जाती हैं तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। 10.9 लगभग 11 LPA, तो इतना एवरेज मिल रहा है, तो बच्चे आराम से 14-15 LPA का उठा लेते हैं, ठीक है। तो इतना उठा लेंगे तो सोचो कि जितना फीस भरा उससे डबल तो 1 साल में ही वापस कर लिया आपने। ओवरऑल यहाँ पे 80% बच्चे जो हैं प्लेस्ड हो जाते हैं। और इसके टॉप रिक्रूटर्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हो गया स्नैपडील हो गई, हीरो हो गया, HCL, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, एशियन पेंट्स, रिलायंस, इंडियन ऑयल, क्योंकि देखो दूसरी ब्रांचेस भी हैं तो इसलिए उस तरीके के भी कंपनीज आएंगी, राइट। तो आप लोग मोबीक्विक, यात्रा.com देख सकते हो, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, ये सब जो अच्छी कंपनी वो सब यहाँ पे विजिट करती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है कि दैट इज योर चॉइस फिलिंग। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक गलती कर दी ना, जो आपने पूरी मेहनत करी अपनी जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए कि एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर पाऊं, वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अगर चॉइस फिलिंग सही नहीं होगी तो मान लो आपको एक अच्छा ब्रांच मिल सकता था HBTU के अंदर, या इसके अलावा मैं बात करूं तो आप यूपी के बच्चे हो, UPTU का भी सोचोगे, UPTU की काउंसलिंग के बारे में भी सोचोगे, तो वहां तो और भी ज्यादा 1000 से ज्यादा चॉइस फिलिंग है, और उतने में आप लोगों को अच्छे से चॉइस फिल करना होगा, क्योंकि एक गलती हो गई तो हो सकता है आपके पूरे 4 साल जो अभी आगे बीतने वाले हैं, पूरे 4 साल आप लोग इसी में रिग्रेट में रहोगे कि मुझे तो अच्छा मिल सकता था, नहीं मिल पाया, और फादर मदर की जो भी अपने पैसे जो थे वो सारा लगा दिए उस कॉलेज में जो भी मिलेगा, और फिर आप लोग रिग्रेट करोगे कि मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए अपने पेरेंट्स के। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इतनी टेंशन होगी दिमाग में, फिर आप लोग सोचोगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है।
तो ये सब चीजें दिमाग में ना हो, अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज के अंदर बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी आप लोग जोसा के साथ एक और काउंसलिंग, एनीवन काउंसलिंग तो ले करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो यूपीटीयू के साथ एक काउंसलिंग यानी कि एचबीटीयू की कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो। मैं आपको जो है काउंसलिंग सपोर्ट के जो फीचर्स है वो मैं पहले बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, ये बस लिमिटेड बच्चों के लिए है, यानी कि अगर आप लोग ये बाय करने की सोच रहे हो तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे यूपीटीयू की बात करो तो एचबीटीयू में तो और भी कम है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद जाकर के आपको जो है पर्सनल मेंटर अलॉट कर देंगे। कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से पर्सनल मेंटर भी होंगे। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में बस वही बच्चे होंगे जिन्होंने भी, बच्चों ने हमारे साथ जो भी इनरोल्ड है, बस वही बच्चे होंगे। ठीक है, तो एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहा होगा। राइट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखो चॉइस फिलिंग, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जितने भी दूसरे काउंसलर्स हैं वो क्या करेंगे, एक सिमिलर सी पीडीएफ होती है, वो सबको एक तरह की पीडीएफ भेज देते हैं। बच्चों के लिए पर्सनलाइज कुछ करते नहीं है कि पर्सनलाइज, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है। किसी बच्चे की रैंक 10 लाख भी होगी, फिर भी उसे भी यूपीटीयू में कॉलेज मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा नीचे का कॉलेज मिलेगा। और किसी की रैंक अच्छी है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो सबके हिसाब से चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे साथ अगर आप लोग एनरोल होते हो तो आपकी रैंक पे जो बेस्ट है उस हिसाब से हम लोग चॉइस फिलिंग कराएंगे, यानी कि पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग रहने वाली है। राइट, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारा कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं, तो आप लोग सोचो कि इसका फी कितना होगा। सोच रहे होगे काफी ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरे लोग तो काफी लेते हैं, बट इसका बहुत ही अफोर्डेबल फी है। दैट इज ओनली 999। अगर बस आप एचबीटीयू का भी लोगे तो 999 है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीटीयू के साथ आप लोग एचबीटीयू ले लो, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1600 रुपीज में अगर अलग अलग काउंसलिंग होती है, और यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमईटीयू तीनों अगर अलग अलग काउंसलिंग हो रही है, तो 2000 रुपीज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वरना इसके अलावा जोसा के साथ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग तो थोड़ी लेट होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में फीस बढ़ जाएगी काउंसलिंग की, हमारी फीस। तो फिर आप लोग यही प्रीमियम फैसिलिटीज जो है आपको ज्यादा फी पे करके, तो आपकी मर्जी है, जल्दी से जाके अभी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर विजिट कर सकते हो, वहां पहुंच सकते हो, अगर हो वहां पे, तो हमारा ऑफिस भी है। ऑफिस से ये वीडियो शूट हो रही है, तो ऑफिस भी है, वहां पे आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस पे आने के लिए सबसे पहली चीज आपको 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा ऑफिस विजिट करने के लिए। बिना बुक किया होगे तो फिर एंट्री नहीं मिल पाएगी, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। आना तो अपने पेरेंट्स के साथ आपको आना होगा। इसमें जो है और भी अच्छी प्रीमियम फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि आप सोचो कि उसमें क्या होगा कि पर्सनल 1-on-1 इंटरेक्शन, यानी कि आप सामने बैठोगे, जो भी दिमाग में डाउट्स है सारा कुछ क्लियर होगा। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग, फॉर्म भी जो भरना होगा, अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक जो चीज करनी होगी, हमारे जो मेंटर्स है जिनको 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ आपका करके देंगे, सारा का सारा कुछ। यानी कि एक बार आप ऑफिस आओ, आपसे सारी बातचीत हो गई। काउंसलिंग फी जो है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि ऑफलाइन में काफी ज्यादा फीस होती है। इसी काउंसलिंग के लिए 1 लाख रुपीज भी लोग चार्ज करते हैं कि आपको अच्छे कॉलेज दिलाने के लिए यूपी के अंदर 1 लाख, और कम से कम 50,000 से कम तो कोई भी नहीं लेता है। बट हम 50,000 भी नहीं लेंगे, उसका हाफ कर दो 25,000, उतना भी नहीं लेंगे, उससे भी कम, यानी कि 20,000 रुपीज ही हम बस लेने वाले हैं। तो आप अगर ऑफलाइन में विजिट कर सकते हो, दिल्ली एनसीआर में हो, तो आप ऑफिस पे ही विजिट करना, दैट्स द मस्ट। उसमें आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगी। तो जल्दी से जाकर के 99 रुपीज का स्लॉट बुक कर लो, और जल्दी से आ सकते हो तो फिर ऑफिस पे ही आ जाना, और नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर उसकी फीस बढ़ जाएगी। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द कनेक्टिविटी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि कॉलेज से 80 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ने वाला है। आगे बात करें तो कानपुर का खुद का एयरपोर्ट भी है, जो कि 16.5 किलोमीटर की दूरी पे है आपका कैंपस से। आगे बात करें तो बाय ट्रेन आएंगे ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि बाय एयर सबके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो कि 9 किलोमीटर की ही दूरी पे है। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है अबाउट द कट ऑफ, कि हमें यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो कितनी रैंक तक एडमिशन मिल पाएगा। तो हमने क्या किया है कि इसमें यहाँ के राउंड 3 जो है, उसमें सारी के सारी ब्रांचेस, उसके बाद जाकर के सारी कैटेगरीज
ऑल इंडिया वाले बच्चे, यानी कि मान लो अदर स्टेट से जो बच्चे जिन्होंने क्लास 12th जो है अपनी अदर स्टेट से की है, यूपी से नहीं की हुई है, तो वो सारे बच्चों के लिए, और होम स्टेट वाले बच्चे जिन्होंने क्लास 12th पास किया यूपी से ही, तो वो होम स्टेट वाले बच्चे हैं। तो उस हिसाब से हमने पूरा का पूरा डिवाइड आपके लिए कर दिया है, सारा कट ऑफ। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को इस वीडियो के बाद जाके डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, क्योंकि यहाँ कितनी सारी ब्रांचेस है, मैं सबको डिस्कस करूं तो दैट इज नॉट वर्थ इट, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा दूं तो लेदर टेक्नोलॉजी, जो कि ऑल इंडिया वाले की बात करें, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चे ओपन कैटेगरी, तो देखो 61,000 तक ही मिल पाएगा। तो अदर स्टेट वाले बच्चों को तो काफी कम रैंक पे मिल पाता है। जैसे कि हम होम स्टेट में ओपन कैटेगरी देख, सिविल इंजीनियरिंग देखोगे तो होम स्टेट में 66,909। तो देखो इसके आगे भी काफी ज्यादा आगे रैंक तक मिल जाता है। ठीक है, होम स्टेट में देखो 2 लाख रैंक तक भी मिल रहा है, एससी वाले बच्चे को 2,30,000, राइट। तो यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे तक भी मिल जाता है। तो आप बस काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, आपको इससे भी थोड़ी ज्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिलता है, क्योंकि और भी चीजें होती हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड ये सब भी होता है, जहां पे ब्रांच आपका अपग्रेड हो जाएगा, तो ये सब भी चीज होता है। इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हो जाओ। इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में एक ही बार बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। किसी बच्चे को मान लो पेंट वेंट मिली थी, डायरेक्ट उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल गई, तो ऐसा भी होता है। इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो ज्वाइन कर लो। और ये पीडीएफ तब भी देखनी है तो जाकर के वहां से टेलीग्राम ग्रुप से देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़िए तो आ जाता है अबाउट द हॉस्टल एंड मेस। तो यहाँ बात करें तो जो ईस्ट कैंपस है, ईस्ट कैंपस यानी कि जो कि मेन कैंपस है, वहाँ पे 2 हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड 4 हॉस्टल फॉर गर्ल्स, इस तरीके से रहेगा। और जो वेस्ट कैंपस है, ठीक है, यानी कि दूसरा जो कैंपस है, वहाँ पे 6 बॉयज़ हॉस्टल्स ही बस रहने वाले हैं। टोटल यहाँ 1900 के अप्रोक्सीमेटली बच्चे रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो अलग अलग हॉस्टल्स हैं उन सबके नाम भी दे दिए गए हैं। जहाँ पे 1 सीटर रूम्स है, उस हॉस्टल का नाम अब्दुल कलाम, रमन हॉस्टल, विश्वकर्मा, अलग अलग तरीके से नाम दिए हैं। 3 सीटर वाले रूम्स के नाम यहाँ दे दिए गए हैं, विश्ववर्या, गंगोत्री, भागीरथी हॉस्टल्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के नाम दिए गए हैं। तो अलग अलग तरीके के हॉस्टल है, अलग अलग हॉस्टल्स है, तो उनका अलग अलग नेम भी दिया गया है। हॉस्टल्स के अंदर आपको बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएगी, फैन, ट्यूबलाइट, चेयर, अलमीरा, ये सब जो चीजें हैं वो आपको मिलेगी। वाईफाई की फैसिलिटी भी है, लेकिन वाईफाई पे उतना कुछ भरोसा रखना भी मत। ज़्यादातर जो होता है ना, वाईफाई नहीं चलता तो बच्चे लैन पोर्ट से ही काम चलाते हैं। लैन पोर्ट से लगाओ और लैपटॉप से कनेक्ट करके। कॉमन वॉशरूम है, ठीक है, गीजर्स लगा पड़ा होगा, पानी वानी पीने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। खाने पीने में 4 मील्स मिलती है खाने के लिए, और आसपास में एक जनरल स्टोर भी है कि डेली नीड की चीज़ें वीजें लेनी है उसके लिए। मेस फूड भी डिसेंट है। ऑब्वियसली जो घर का खाना है वो कहाँ मिलेगा और कहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो आ जाता है अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट्स है, जहाँ पे फ्लड लाइट्स लगे हैं, यानी कि आपको रात को भी खेलना हो थोड़ा बहुत तो खेल सकते हो। फुटबॉल हो गया, रनिंग ट्रैक्स, क्रिकेट का ग्राउंड, कबड्डी, वॉलीबॉल कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, तो ये सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया भी इसका थोड़ा बड़ा ही है, तो ये सब फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं। फोटोज वोटोज देख लो, अगर मुझे वीडियोस दिख रही होंगी तो मैं लगा दूंगा। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली बात मैंने बताया 77 एकर्स का आपका मेन कैंपस है। दूसरा जो कैंपस है 252 एकर्स का है। स्टैब्लिश हुआ था 1921 में। क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे, यानी कि उससे पढ़ाते हैं टीचर कुछ अगर लेक्चर्स जो लेते हैं। लेबोरेटरीज हर ब्रांच के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच के लिए लेबोरेटरीज ही नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो फिर सोचो कि एडमिशन कहाँ से बच्चे लें, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ यहाँ पे बैंक्स हैं, HDFC, ICICI और SBI का बैंक भी देखने को मिल जाएगा कैंपस में ही। कभी चोट ना लग जाए तो हेल्थ सेंटर, मेडिकल सेंटर देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ से पढ़ने वढ़ने के लिए वहाँ लाइब्रेरी से ही बुक वुक लेकर के पढ़ लो बच्चों, क्योंकि स्कूल थोड़ी है कि आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो लाइब्रेरी से पढ़ लोगे। और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है, जहाँ पे अच्छी स्पीड आती है, तो वहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट वर्क या जो भी चीज़ें कॉलेज में होंगी वो सब कर सकते हो। फैकल्टीज़ अच्छी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फैकल्टीज़ होती ज़्यादातर अच्छी होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा फैकल्टी की दिक्कत हो सकती है। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, आसपास में स्टेशनरी शॉप, डेली नीड की चीज़ें मिल जाएगी। आगे बढ़े तो आ जाता है फेस्ट एंड क्लब्स। तो
अध्याय करके इसका कल्चरल फेस्ट होता है, आगाज़ करके स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, तो अच्छा फेस्ट कराते हैं, ठीक है। कभी कभी बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फेस्ट भी रहता है। तो मैं वीडियोस फोटोज होंगी तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि एडवांटेजेस, अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो प्लेसमेंट्स यहाँ का अच्छा है, ठीक है। जितना पैसे लगाने वाले हो उतनी प्लेसमेंट तो आराम से मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट है तो थोड़ा आपके पास फ्री टाइम भी होगा। तो इसके अलावा जो बच्चे आगे के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे एमटेक और इन सब चीज़ों में अच्छी कंपनीज में निकले हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में निकले हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में इन्होंने निकाला है क्योंकि दे हैव द फ्री टाइम। तो ये भी आपको एक अच्छा चीज़ देखने को मिलता है, जो कि पॉइंट नहीं लिखा है, मैं आपको बता दिया मैंने आपको। कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क तो ऑब्वियसली इतना पुराना है तो अच्छा होगा ही। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, और कॉलेज का कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, ग्रीनरी भी है पूरे कैंपस के अंदर भरा हुआ। इसके बाद कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री टाइम है, ये सारा चीज़ें, तो आपका कॉलेज लाइफ भी अच्छा रहेगा। और रैगिंग तो होती नहीं है, पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जा करके काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ कॉलेज में भी, तो फिर अब नहीं होती है रैगिंग वैगिंग, राइट। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एक अटेंडेंस क्राइटेरिया जो लिखा है, लेकिन वही है कि मतलब थोड़ा बहुत सही पढ़ वढ़ रहे हो तो कुछ उतनी अटेंडेंस की दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट में उतना भी अच्छा नहीं मिलता है। तो ये तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चों को दुख रहता है, ठीक है। कर्फ्यू की टाइमिंग है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो ये भी बच्चों का रहता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि कर्फ्यू टाइमिंग है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप सो कि सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर ये काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका डिसाइड होगा कि कौन से अच्छे कॉलेज में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो इसलिए जल्दी से जाकर ये काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।